नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ में। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम 7 से लेके 10 अक्टूबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस सबको कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है और सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ को छोड़कर बाकी सारे पुरस्कार दे दिए गए हैं ना, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं इन 3 से 4 दिनों के अंतर्गत उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की। और जो हमारा पहला प्रश्न वो है ये है कि 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। ठीक, तो शांति पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो किसे दिया गया है, तो इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ना। तो मारिया कोरिना मचाडो, और कहाँ से है ये, तो वेनेजुएला से हैं। क्यों दिया गया है, तो वेनेजुएला के लिए लोकतांत्रिक जो परिवर्तन है उसके लिए जो इन्होंने संघर्ष किया है उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वेनेजुएला से आती है और वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है उसी की सराहना के रूप में ये दिया गया है। अब नाम याद रखना भी एक चुनौती है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बना दिए। सारे जितने भी सम्मान हैं उन सबको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। पहला है जैसे शांति का पुरस्कार है ना, तो नाम देख लीजिए मारिया कोरिना मचाडो। अब देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं, जैसे कि मारिया को अलग कर लिया, कोरिना को अलग कर लिया और मचाडो को अलग कर लिया। ठीक, अब देखिए मारिया जो है एक लड़की का नाम मारिया हो गया, एक का नाम करीना हो गया। ठीक है, कोरिना को आप करीना समझ लीजिए। अब ये दोनों जब अपना परफॉर्मेंस देने गई तो ऑडियंस ने क्या कहा कि आप तहलका मचा दो। ठीक, तो मचाडो क्या हो गया, मारिया कोरिना और मचाडो। ठीक, अब ये शांति से है पुरस्कार, तो वो कैसे याद रखेंगे, मेरे ख्याल से सिंगल है तो आप याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब लोगों ने कहा तहलका मचा दो तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो शांति पसंद है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उपलब्धि क्या है कि वेनेजुएला लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया उसके लिए नोबेल का पीस प्राइज़ मिला। वेनेजुएला से आती हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, है ना, और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और शांति की स्थापना के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर को इन्हें पुरस्कार मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो ओस्लो नॉर्वे में मिलेगा। ठीक, तो ये जो शांति का पुरस्कार होता है ये ओस्लो में मिलता है और बाकी जो पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन में मिलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो कौन से पुरस्कार की बात हो रही है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। और किसे मिला है, तो इनका नाम है लॉज़लो क्रॉन्स होकाई। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, लॉज़लो क्रॉन्स होकाई ये नाम है। अब नाम काफ़ी कठिन है। पहली चीज़ तो इनकी साहित्य की रचना जो है वो बहुत ही उम्दा है और उसी के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना। अब देखिए इनका नाम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले फिर हम नाम को जो है वो अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ कि जब एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि मैं आपकी साहित्य को पढ़ना चाहता हूँ, उसकी मुझे पुस्तक दे दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है बुक तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका जो लास्ट पेज है उस पर कोई क्रॉस ना हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो जो लास्ट है लास्ट में कोई क्रॉस ना हो कोई। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, लास्ट में क्रॉस ना हो कोई। अब इनका नाम क्या है, लाज़्लो क्रॉस ना हो काई। ठीक, ये इनका नाम है और इसी को तोड़ दिया है हमने। तो जब भी इस तरीके का नाम आएगा आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये साहित्य से संबंधित है, क्योंकि पुस्तक की बात हो रही है, लास्ट पेज की, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, तो एक तो है सैटन टैंगो। ठीक, उसके बाद द मेलेंसलो ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड साइबो देयर बिलो। ठीक, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। हो सकता है कभी पुस्तकों का पूछ लिया जाए। वैसे मेरे ख्याल से नाम और क्या बोलते हैं सेक्शन, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो हंगरी के हैं साहित्यकार, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा पुस्तकें हमने देख ली इनकी कृतियाँ, और इनकी जो काव्यात्मक रचनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रखर हैं, है ना। चलिए अगला है 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। कौन से क्षेत्र का, रसायन यानी कि केमिस्ट्री का, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब किसे दिया गया है, तो उपरोक्त सभी को, ये जो 3 व्यक्ति हैं इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। नाम क्या है इनके, तो एक का नाम है ओमार यागी, दूसरे का नाम है सुशुमू किटागावा और तीसरे का है रिचर्ड रॉबसन। अब मुझे पता है आप
इस नाम को याद करने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं। अब ये जो ट्रिक है इसमें मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ कि तीन दोस्त जो हैं वो एक योगी बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन अमीर बनेगा, ठीक है, रिच कौन बनेगा। ठीक, तो रिच कौन बनेगा, तो उनके पास एक बोलने वाली किताब थी, ठीक है, गाने वाली किताब। तो उन्होंने कहा इस गाने वाली किताब में जिसका नाम आएगा वही रिच बनेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो ओमार यागी हैं, ठीक, तो ये यागी का क्या बन जाएगा, योगी। इसके अलावा सुशुमी किटागावा, ठीक है, तो किताब गाने वाली, ठीक, किताब कौन सी, गाने वाली, किटागावा। और रिचर्ड रॉबसन, ठीक, तो अगर हम रिचर्ड की बात करें तो ये रिच आप कर सकते हैं उसको, ठीक, तो रिच बनेगा, ये चीज़ याद रखना। तो रॉबसन जो है वो रिच बनेगा, तो योगी किताब जो है वो रिच, ठीक, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। और अगर खोज की बात करें तो खोज क्या की है इन्होंने, तो जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की इन्होंने खोज की है। अब ये क्या होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, देखिए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको समझा देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की इन्होंने खोज की है ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी खोज मानी गई है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो भी अभी सबसे बड़ी समस्या ही क्या है हमारे लिए, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट। इससे बचने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्पंज लेते हैं हम, ठीक है, मैं उदाहरण से बता रही हूँ आपको कि एक स्पंज होता है और उसको जब पानी में डाला जाता है तो वो जो होता है सारा पानी सोख लेता है। वैसे ही ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है ये वातावरण से जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है और इसकी खोज की गई है और इसको विकसित किया जा रहा है। बाकी और डिटेल में हम जो है एक अलग से नोबेल के लिए पूरा लेक्चर बनाएंगे और पूरे विस्तार से चीज़ों को समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक। और जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए अगला है 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, भौतिकी यानी फिजिक्स का, तो किसे दिया गया, तो यहाँ पे भी इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल एच देवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, इन तीनों लोगों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखिए एक जॉन नाम का व्यक्ति है, स्टोरी बता देती हूँ। एक जॉन नाम का व्यक्ति है जो जा करके जॉन नाम के व्यक्ति को ही एक मॉर्टीन देता है, ठीक, जो कच्चे वाली जो कॉइल आती है, ठीक, वो बेचता है। किसे, जॉन नाम का व्यक्ति जॉन नाम के ही व्यक्ति को बेचता है, ठीक, और बिल्कुल ही किफ़ायती रेट में, है ना, बहुत ही किफ़ायती रेट में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो कि मॉर्टीन बेचता है और किफ़ायती रेट में। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए जॉन क्लार्क है ना, तो पहला जॉन हो गया, दूसरा जो जॉन नाम का व्यक्ति है वो मॉर्टीन, ठीक है, ले रहा है, तो जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिन, और तीसरा है मिशेल एच देवोरेट। तो इनके नाम में जो है रेट है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये नाम हो गए। इसके अलावा इनकी जो खोज है वो क्या है, सुपर कंडक्टिंग सर्किट में क्वांटम यांत्रिकी की इन्होंने खोज की है। अब देखिए इससे क्या होता है, ये जो इन्होंने खोज की है सुपर कंडक्टिंग सर्किट में क्वांटम यांत्रिकी और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की इन्होंने खोज की है, और ये चीज़ जो होती है सुपर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, आपको पता होगा कि जो सूक्ष्म लेवल पे जो हम कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, सुपर फास्ट कंप्यूटर, तो ये जो इनकी खोज है ये हमारे सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कारगर होगी। और आप देखेंगे कि अभी बहुत तेज़ी से सुपर कंप्यूटर जो है वो अलग अलग देश जो है इस होड़ में लगा हुआ रहता है कि हम पहले विकसित कर दें, हम इससे ज़्यादा शक्तिशाली लेकर आ जाए। तो ये जो खोज है ये सुपर कंप्यूटिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। और इसके अलावा जो हम नोबेल में बनाएंगे अलग से पूरा लेक्चर, उसमें और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, ठीक। चलिए अगला है कि 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया, और किसे किया गया है, तो यहाँ पे भी उपरोक्त तो सभी, एक तो है मैरी बैंक्रो, दूसरी है फ्रेड रैम्सडेल और तीसरे हैं शिमोन साकागुची, ठीक। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दो जो है अमेरिका से आते हैं और ये तीसरे जो हैं वो जापान से आते हैं, ठीक। इनकी तस्वीर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर इनकी ट्रिक की बात करें हम, तो देखिए ट्रिक मैंने बनाई थी कि मैरी का फ्रेंड है शिमोन, ठीक, तो मैरी है उनके फ्रेंड है कौन, शिमोन, ठीक। तो मैरी बंक्रो उनके फ्रेंड रैम्सडेल और शिमोन जो है वो साकागुची। इस तरीके से आप इन तीनों नामों को याद रख सकते हैं, और ये तीनों जो है मेडिसिन से संबंधित है, ठीक। खोज क्या है इनकी, तो इम्यून टॉलरेंस से संबंधित इन्होंने खोज की थी।
कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कितना सहनशील है, वो कैसे हमारे ऊतकों की खोज कैसे पहचानता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये सारी चीज़ों को जो है इम्यून टॉलरेंस के अंतर्गत इन्हें समझाया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो इम्यून टॉलरेंस यानी कि प्रतिरक्षा सहनशीलता से संबंधित है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा, कभी कभी प्रश्नों में इंग्लिश में ही हिंदी लिख दी जाती है, विशेषकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो हिंदी में ही इम्यून टॉलरेंस लिख दिया जाता है, इसलिए दोनों तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस खोज ने बताया है कि इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के ऊतकों को कैसे पहचानता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। ठीक, अब देखिए नोबेल प्राइज़ के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण 2-3 तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट के भी आविष्कारक थे, ये उन्हीं की याद में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा इसकी शुरुआत जो है वो 1901 से हुई थी और 6 अलग अलग श्रेणियों में ये दिया जाता है। किस में? मेडिसिन में, फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो अभी इकोनॉमिक्स वाला जो है वो फ़िलहाल अभी नहीं आया है। और अगर समारोह की बात करें तो हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को ये आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला है 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस देश में आयोजित किया जाएगा और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी में। ठीक, क्षेत्र भी मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम IUCN की बात करें तो ये क्या होता है भैया? IUCN जो होता है, सबसे पहली बात तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक, इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो ये तो इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़, इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे आता है? तो ये जो है ग्लैंड में आता है। ठीक, ये जो ग्लैंड है ये स्विट्ज़रलैंड में आता है। ठीक, स्विट्ज़रलैंड में, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक, अब हमने ये देख लिया कि इसका हेडक्वार्टर है। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, IUCN का, तो ये जो होता है, देखिए इसके नाम में ही लिखा है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के संरक्षण के लिए किया जाता है। और यही जो होता है रेड डेटा बुक जो होता है वो भी जारी करता है, जिसमें जो भी विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त हैं, उन सब की सूची जारी करते हैं। और हमें पता चलता है कि कौन से हमारे जो जीव जंतु हैं, चाहे वो हमारे वनस्पति हों चाहे जीव जंतु हों, वो कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अभी खतरे में हैं, डेंजर में। तो उस प्रकार से ये पूरी सूची जारी करता है और पर्यावरण से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। हेडक्वार्टर भी हमने देख लिया है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और चीज़ें मैं बता दूं कि ये जो आयोजन है वो 9 से 15 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा अबू धाबी में। और ये इसमें लगभग 140 देश जो हैं वो शामिल होंगे और उसके 10,000 प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला है कि यूनेस्को के अगले महासचिव के रूप में 2025 में किसे नामित किया गया है और किसे किया गया है? तो इनका जो नाम है वो है खालिद अल अनानी। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, खालिद अल अनानी। और कहाँ से हैं ये? तो मिस्र से आते हैं ये। ठीक, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को कार्यालय के बोर्ड के द्वारा ये फैसला लिया गया कि ये अगले जो है महासचिव बनने वाले। और कौन से क्रम के? तो 11वें क्रम भी याद रखिएगा यूनेस्को के। ठीक, अब यूनेस्को का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ठीक, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका जो मुख्यालय है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में आता है। ठीक, पेरिस फ्रांस में। इसके अलावा जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो स्थापना जो है 1945 में की गई थी, है ना। ये चीज़ भी हमने देख ली। इसके अलावा इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो सबसे मेन जो है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी इसके सामने? तो चुनौती ये है कि अमेरिका के 2026 में जब यूनेस्को से हटने के बाद जो वित्तीय संकट है, मतलब जो मैनेजमेंट है वित्त से रिलेटेड, उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं, वही देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा। ठीक, चलिए
अगला है कि भारत में 1 अक्टूबर 2025 को पहली चीता सफारी, है ना, ये याद रखिएगा, चीता सफारी की बात हो रही है और किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। पहली चीता सफारी है ये भारत में, है ना, इससे पहले कोई चीता सफारी नहीं थी। और आपको बता दूं कि भारत में चीते भी नहीं थे और लगभग 2022-23 के आसपास नामीबिया से चीते लाए गए हैं। और कहाँ पे लाए गए हैं, तो ये लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और ये चीते लाए गए थे। और उसी के बाद अब पहली चीता सफारी भी यहाँ पर शुरू की गई। चलिए कुछ चीज़ बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है ना। और दूसरी चीज़ कि 1 अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत की गई है और जो चीते जो हैं उनका जो पुनर्वास करवाया गया था वो 2022-23 के आसपास करवाया गया था। कहाँ से, एक तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से इन चीतों को लाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेडागास्कर के पूर्व प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नत्से के बाद 2025 में नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया। देखिए अभी पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मेडागास्कर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे हैं। और कैसे, नेपाल की ही तर्ज पे जेनजी आंदोलन यहाँ पर भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, इनकी भी व्यवस्था नहीं है। और उसी के चलते वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक, जो नए प्रधानमंत्री हैं, पूछा गया है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया और कौन बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। तो उनका नाम है रूपिन फॉर्चुनेट और जाफिन सांबो। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, रूपिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो, है ना, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे इनसे पहले क्रिश्चियन नत्से थे। हालांकि इनका नाम अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 6 अक्टूबर 2025 को इनकी नियुक्ति की गई। और दूसरी चीज़ कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो ये है आंद्रे राजो एलिना। ठीक, तो ये नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा कारण मैंने आपको बता दिया कि जो किस कारण से वहाँ पर संघर्ष हो रहा था। चलिए अगला है कि मेरा हो चोंगबा, ये उत्सव जो है 2025 में किस राज्य में मनाया गया। तो पहली बात तो ये एक जनजातीय उत्सव है, मेरा हो चोंगबा, है ना। और कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया गया है मणिपुर में, है ना, मणिपुर में मनाया गया। और मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि यहाँ पे हदेही मिर्च महोत्सव भी मनाया गया था, है ना, तो वो भी याद रखिएगा, हदेही मिर्च महोत्सव हो गया। इसके अलावा मेरा हो चोंगबा भी जो है मणिपुर में मनाया गया। ये देखिए यहाँ पे जो है नृत्य करते हुए अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए तस्वीर भी देख सकते हैं। अब ये मणिपुर में 7 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। और ये जो उत्सव है ये मेईतेई और जो विविध जनजाति हैं उनके समुदायों के द्वारा मनाया गया है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का ये प्रतीक है। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का 181वां सदस्य राष्ट्र कौन बन गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है आपको, सदस्य राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, कि ये तो मालदीव बन चुका है ना, और कौन से क्रम का बन चुका है, तो 181वां बन चुका है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ना। अब देखिए ये जो होता है IAEA जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, क्या काम होता है इसका, है ना, क्यों बनाया जाता है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो देखिए मैं बता दूं कि ये जो है परमाणु हथियारों के नियंत्रण और जो भी गैर विस्तार को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। ठीक, अब आपको पता होगा कि हर देश के पास आज के समय में परमाणु हथियार होते ही हैं, है ना, खुद की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। लेकिन ये जो एजेंसी है वो ये काम करती है कि जितने भी विकासशील और विकसित देश हैं, पहली बात तो जो विकासशील देश हैं उनको जो है इसका ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इसका उपयोग करना है, कितनी सावधानी रखनी है और कब उपयोग करना है कब नहीं करना है। और जो विकसित देश हैं उन पर भी एक तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाता है और इसके विस्तार पे भी रोक मतलब लगाम लगाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 को की गई थी। कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके सदस्य जो हैं उसमें भारत भी है और भारत जो है इसका सक्रिय और स्थायी संस्थापक सदस्य है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कुल कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में, तो 181। ये क्रम याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 181वां कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है मालदीव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो
जो हैं वो अपने पद पर कितने दिनों तक रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि फ्रांस के जो हैं नए प्रधानमंत्री बने थे, अब देखो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। कितने दिनों में? महज 27 दिनों के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब फिर से हमें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने महज 27 दिन में दे दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति का स्थिर था। पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके भी इस्तीफे का यही कारण था, और अब फिर इन्होंने 27 दिन में दे दिया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो कब बने थे ये? तो 9 सितंबर 2025 को बने थे, और महज 6 अक्टूबर 2025 27 दिनों के अंदर इन्होंने इस्तीफा दे दिया ना। सिर्फ 27 दिनों तक का ही इनका कार्यकाल रहा है, और केवल ये जो है सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के? फ्रांस के। ये चीज़ भी याद रखिएगा। और कारण क्या था? तो राजनीतिक असहमति और विपक्ष के विरोध में जो आपसी टकराव के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला है कि हाल ही में यूपीएससी ने अपना नया लोगो क्यों लॉन्च किया है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि यूपीएससी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। किसने किया है? ये चीज़ भी प्रश्न में पूछी जा सकती है। यूपीएससी ने, एसएससी ने? तो यूपीएससी ने। और क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं यूपीएससी के, और उसी के उपलक्ष्य में उसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो ये लोगो आप देख सकते हैं। देखिए, इस लोगो में ही 100 वर्ष झलक रहा है ना। ये जो लोगो है यहाँ पे बिठा दिया गया है। ठीक, तो ये पूरा 100 वर्ष दिखाया गया। अब देखिए 1 अक्टूबर 2025 को उसके 100 वर्ष पूर्ण हुए। तारीख भी कभी कभी पूछ सकता है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है यूपीएससी का। तो 1 अक्टूबर 2025, मतलब इस बार। ठीक है, तो 1 अक्टूबर तारीख आपको याद रखनी है। और ये इसका शताब्दी प्रतीक है यूपीएससी का। इसके अलावा स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है यूपीएससी की 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ब्रिटिश काल के समय पे हुई थी। अब इसकी अगर हम बात करें संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है यूपीएससी का, तो आर्टिकल 50 जो भाग है 15 के तहत मिलता है। और कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 315 से लेके 323 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है ना, भाग 15 में। ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें इसी के साथ साथ यूपीएससी ने एक नई पहल भी शुरू की है। क्या है? तो उस पहल का नाम है, एक नया पोर्टल है जिसका नाम है माय यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। इसके अंतर्गत जो भी चयनित या सफल प्रतिभागी हैं, ठीक, एक तरीके से सफल उम्मीदवार जो रहे हैं, वो अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि हर उस उम्मीदवार को मौका देना चाहिए जिसने इस प्रक्रिया के दौरान जीवन में संघर्ष किया है, क्योंकि सबके अपने अनुभव हैं। अगला है, हाल ही में कोंकण 25 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? और किसके बीच में? तो पहली बात तो ये जो अभ्यास है ये आपको याद रखना है। क्या नाम है? कोंकण 25, और ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ये चीज़ भी याद रखना है ना। तो किसके बीच में किया गया? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में, है ना। ये ब्रिटेन और भारत के बीच में, यूनाइटेड किंगडम और भारत, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो है दोनों के बीच में, एक नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हिंद महासागर, है ना, पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया। कब? 5 अक्टूबर 2025 को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कि भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस की बात हो रही है, और ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, है ना। चलिए अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वायुसेना का स्थापना दिवस है। दूसरा, इस दौरान जो है कई सारे जो है प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। जैसे कौन से? एक तो होता है एयर शो होता है, ठीक है, वायु शो होता है। अगर आपने देखा हो तो बहुत ही सुंदर आकाश में नज़ारे होते हैं, और विभिन्न विमानों को उसमें प्रदर्शित किया जाता है, उड़ान भरी जाती है। दूसरा, जो भी वीर सैनिक होते हैं, पूर्व सैनिकों, उनको सम्मानित भी किया जाता है। और ये जो दिवस है 8 अक्टूबर, स्थापना कब हुई थी? तो 1932 को हुई थी वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना। इस प्रकार से 1932 को मनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि विश्व हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी में क्या होता है? पर्यावास दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावास दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो ये 6 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, तारीख याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि अक्टूबर के पहले सोमवार, यानी कि मंडे, ठीक है, मंडे, फर्स्ट मंडे, जो भी फर्स्ट मंडे आता है उसको ये मनाया जाता है। फिर चाहे वो जो भी तारीख हो, पर अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे आता है उसी दिन इसका आयोजन किया जाता है विश्व हैबिटेट डे का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इस बार जो सोमवार पहला आया है उसकी तारीख क्या आई है? 6 अक्टूबर आई है।
तो इसकी जो थीम है वो क्या है, वो चीज़ भी याद रखिएगा। थीम जो है वो है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स, ठीक है, शहरी संकटों का समाधान, ये इसकी थीम रही है। और ये जो दिवस है वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के द्वारा मनाया जाता है ये चीज़, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी संकट है जैसे जलवायु परिवर्तन, असमानता और संघर्ष के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक। और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी याद करेंगे तो देखते देखते आपको सारे याद हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये जो लेक्चर है आपके लिए मददगार साबित होगा, और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में। धन्यवाद।